हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर की भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा प्राचीन समय था, उसी समय से हमारी एग्रीकल्चर स्थिति या कृषि की स्थिति भारत में बहुत अच्छी स्थिति में थी। और उस समय जो कृषि में और उद्योगों में जो आपस में सामंजस्य था वो बहुत अच्छा था, जिसके कारण हमारे कृषकों की स्थिति आज की तुलना में देखी जाए तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद में अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने अपनी मिलें स्थापित करी, और जो उन्होंने फैक्ट्रियां जो स्थापित करी उनमें उन्होंने जो माल बनाए, उसके बाद से ही भारत की जो एग्रीकल्चर की स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, धीरे धीरे खराब होने लग गया। कहें तो बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हो गई। हमारे जो हथकरघा उद्योग थे, चरखा था, वो हमारे सब नष्ट हो गए। या हम कहें कि जो कृषि में और उद्योगों में जो आपस में सहयोग था वो एक तरीके से समाप्त हो चुका था, जिसके कारण से हमारी जो कृषकों की स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर जो ब्रिटिश शासकों की जो औपनिवेशिक नीति थी, उसके कारण भी देश में कृषि का कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। और उनकी जो ये औपनिवेशिक नीति थी, इसके कारण इन्होंने एक जमींदार वर्ग को खड़ा कर दिया, और जो जमींदार वर्ग था वो मुख्यतः किसान का शोषण का ही कार्य करता था। वैसे तो जो इन्होंने जमींदार खड़े किए थे उनका रीजन ये था कि आप किसानों से कुछ लगान वसूलेंगे और उसका 1/10वां भाग आप हमें दे देंगे और 11वां भाग आप अपने पास रख लेंगे। लेकिन जमींदार वर्गों ने क्या करा कि किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूलने लग गए, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय कर दी। और जब सूखे की स्थिति होती थी, जब भी उनसे लगान ले रहे थे, ये एक तरीके से उनका शोषण करते थे जमींदार वर्ग। तो जो जमींदार थे, कुल कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान के रूप में काश्तकारों और किसानों से लेते थे, जिसके कारण जो किसान थे उनके पास केवल जितना अपना जीवन जी सकते हैं उतने ही साधन या रुपए बच पाते थे कि हाँ, कि मेरा जीवन चल पा रहा है। इससे ज़्यादा उनके पास में कुछ भी नहीं बच पा रहा था, जिसके कारण जो हमारे किसान थे या काश्तकार थे, उनकी स्थिति पहले से बदतर से बदतर होती चली गई। अब उनकी स्थिति खुद ही इतनी खराब थी बेचारे काश्तकारों की, तो वो इस कारण से जो कृषि में था वो निवेश भी नहीं कर पा रहे थे। जो हमारा जमींदार वर्ग था वो खेती में निवेश कर सकता था, लेकिन वो अपने विलासिता में इतना ज़्यादा डूब चुके थे कि उन्होंने इसमें निवेश करना ठीक नहीं समझा। तो निष्कर्ष में हम कहते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व जो थी कृषि केवल एक जीवन निर्वाह का साधन बन के रह गई, और जो जमींदार और महाजन थे, ऋणों के भुगतान की आड़ में किसानों की जमीन हड़प लेते थे, जिसके कारण एक खेती और मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हो गया। किसानों के बेचारों ने जमीन हड़प ली, और जो बेचारे किसान थे वो दूसरों की जमीन पे खेती करने लग गए, और उनसे खेती करके अपना काम कर रहे थे, मजदूरी पे काम कर रहे थे। और जो मजदूरी थी वो बड़े किसान उनको कोई बहुत ज़्यादा मजदूरी भी नहीं देते थे, एक थोड़ी सी मजदूरी में उनसे काम कराते थे, और बस उनका एक गुजारा भत्ता टाइप का सा चल रहा था। फिर 1966 के बाद से जब हरित क्रांति आई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आया और कृषि को व्यवसाय के आधार पर लोग अपनाने लग गए। आज के इस वीडियो में हम कुछ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स है कि किस किस क्षेत्र में इसका क्या क्या योगदान है, उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः हम इन 7 चीज़ों पे कृषि का योगदान देखेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या योगदान है। फिर राष्ट्रीय आय के बाद हम देखेंगे कि रोजगार में इसका क्या योगदान है। जो जनसंख्या है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसमें खाद्यान्नों की आपूर्ति में कृषि का क्या योगदान है। पूंजी निर्माण में कृषि का क्या योगदान है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि का क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि में क्या संबंध है, और गरीबी निवारण में कृषि किस प्रकार से सहायक हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग।
जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, उस समय राष्ट्रीय आय का लगभग हम देखें तो 2/3 भाग हमारा कृषि या एग्रीकल्चर से प्राप्त होता था। और इसका मेनली रीज़न ये था कि हमारा इंडस्ट्रियल या फिर औद्योगिकरण का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। जो हमारी राष्ट्रीय आय थी वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर कर रही थी और लगभग 2/3 भाग इस पर निर्भर कर रहा था। फिर स्वतंत्रता के बाद विभिन्न योजनाएं आई और उन पे जो हमारे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर, उसका विकास होने लगा और उसके बाद से धीरे धीरे जो कृषि का हिस्सा है राष्ट्रीय आय में से कम होने लगा। अब हम देखें कि 1950-51 के टाइम पे जो हमारा जीडीपी में कृषि का योगदान था, 1950-51 के टाइम पे वो लगभग 53% या 53% था। फिर उसके बाद में 1990-91 में ये लगभग 29% हो गया था और ये 14-15 में और गिर गया। 15-16 में लगभग अब देखें तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 15% है। जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास होता गया, लोगों की कृषि पर से निर्भरता धीरे धीरे थोड़ी कम होती गई और दूसरी चीज़ों का भी राष्ट्रीय आय में योगदान होने लगा। तो धीरे धीरे 1950 के बाद से कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में कम होने लगा। अब जो राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है वो आर्थिक विकास का सूचक भी मानते हैं कि भाई राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना है। तो जो भी हमारे संपन्न या विकसित देश हैं, इन देशों में कृषि पर निर्भरता बहुत कम है। जैसे कि हम देखें कि जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, इनमें राष्ट्रीय आय में कृषि से केवल 2% से भी कम प्राप्त होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी देश का विकास होता जाता है, उस पर कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अभी भी एक हम देखें कि भारत में लगभग 15% भाग कृषि से ही प्राप्त हो रहा है राष्ट्रीय आय का। फिर हम इसके जो दूसरा बिंदु है, रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो जो 1972-73 में जो हमारी कार्यकारी जनसंख्या, मतलब जो काम करने वाली जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या क्या है, जो काम में या जो काम करने वाली जनसंख्या जो काम पर लगी हुई है और रोजगार में है। तो 1972-73 में कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 74% कृषि या इससे रिलेटेड जो कार्य है उसमें लगा हुआ था। मतलब कितना बड़ा भाग आप देखिए, 74% 1972-73 में इसमें लगा हुआ था। फिर ये धीरे धीरे कम होता गया और 1993-94 में ये 74% से लगभग 65% पे आ गया। फिर 2011-12 में इसमें थोड़ी और गिरावट हुई है, लगभग 65% से लगभग 49% के इक्विवेलेंट आ गया। एक्यूरेट डेटा मैं आपको नहीं बता रहा, एक्यूरेट डेटा की अभी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। एक आपको ब्रॉड एरिया होना चाहिए कि हाँ, कि पहले इतना था, फिर इतना हो गया और फिर इतना हो गया, कि धीरे धीरे इसका जो योगदान था वो धीरे धीरे कम होता गया जो लोगों की कृषि पर निर्भरता थी। फिर 2011 से 2014 का जो हम पीरियड देखते हैं, उसमें जो पुरुषों का जो कृषि में योगदान था वो 43% था और स्त्रियों का जो योगदान था वो 60% था। फिर जनसंख्या में तेज वृद्धि होने के कारण कृषि में लगे हुए लोगों की वास्तविक संख्या में बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का उपयुक्त विकास न होने के कारण उनमें रोजगार अवसरों में वृद्धि बहुत कम हो पाई, जिससे मजबूरन बहुत से लोगों को कृषि पर काम करना पड़ा। हालांकि भूमि पर उनकी सीमांत उत्पादकता बहुत कम है। हम ये कहना चाहता है कि अभी भी जो बहुत से लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन जितने लोग कृषि में लगे हुए हैं वो अभी भी उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए एक खेत में 20 लोग लगे हुए हैं, तो 20 लोग मिलकर जितना उत्पादन करना चाहिए अभी उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उतना उत्पादन तो 10 लोग मिलकर भी कर सकते थे। तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी के 10 लोग हैं वो छुपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं, या फिर इस तरीके की अल्प रोजगार है उनमें, या छुपी हुई बेरोजगारी है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के महत्व में आप यही है कि स्टार्टिंग में जो कार्यकारी जो मजदूर थे कृषि का लगभग 75% थे, फिर धीरे धीरे इसमें कम होता गया। फिर हमने देखा कि 11 से 14 की अवधि में
जो कृषि में जो पुरुष शक्ति थी वो 43% के अराउंड थी, महिला शक्ति 60% के अराउंड थी। फिर हमने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, जबकि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो लोग छुपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। और हम देखते हैं कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं, उनमें जो कार्यकारी जनसंख्या है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई देती है। जैसे हम देखें कि 2011 से 2014 की अवधि में पाकिस्तान में जो पुरुष श्रम शक्ति थी वो 34% लगी हुई थी, जबकि स्त्री श्रम शक्ति 74% कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी। और इसी अवधि में हम देखें 2011 से 2014 तक की में, इथियोपिया एक देश है, वहाँ पर जो पुरुष श्रम शक्ति थी वो 80% कृषि में लगी हुई थी, जबकि जो स्त्री श्रम शक्ति थी वो 65% कृषि में लगी हुई थी। ये जो अल्प विकसित देश है उनमें ट्रेंड देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कार्यकारी जनसंख्या है उनमें कृषि पर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम विकसित देशों की बात करें, जैसे वहाँ पर विकसित देशों में जैसे जापान की बात करें या फ्रांस की बात करें, यहाँ केवल जो श्रम शक्ति का 4% ही कृषि में लगा हुआ है, जबकि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर 2% से भी कम लोग कृषि में लगे हुए हैं। फिर हम इसके तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति। अब जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में भाई जनसंख्या का दबाव वो बहुत ज़्यादा है। अब इस जनसंख्या के दबाव में जो खाने की पूर्ति जो करनी पड़ेगी, या जो वो कृषि के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही खाद्यान्न की डिमांड होगी। और जो गरीबी के कारण खाद का वर्तमान स्तर भी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या पे जो खाद्यान्नों की जो पूर्ति की जा सकती है वो कृषि के द्वारा ही की जा सकती है। फिर इसका है चौथा है पूंजी निर्माण में सहयोग। जो भी हमारे अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक विकास के लिए जो पूंजी निर्माण है वह आवश्यक है। और जब पूंजी निर्माण की दर तब तक, या हम कह सकते हैं कि जब तक पूंजी निर्माण की दर काफ़ी अधिक नहीं हो जाती तब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। मतलब जब हमारा आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी होगा जब हमारा पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन अधिक होगा। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि सबसे बड़ा सेक्टर है, इसलिए पूंजी निर्माण में उसका सहयोग अनिवार्य है। कि जो भी हमारे विकासशील देश है, हमने पढ़ा था कि इनमें कृषि पर निर्भरता बहुत अधिक है। तो जब तक हम कृषि सेक्टर का विकास नहीं कर सकते, जब तक हमारा पूंजी निर्माण नहीं हो सकता। जब हमारा पूंजी निर्माण नहीं हो सकता तो उस देश का विकास भी नहीं हो सकता। तो हमें पूंजी निर्माण करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो है इसका वो पांचवा पॉइंट है, औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की दृष्टि से कृषि का बहुत महत्व है। भारत में महत्वपूर्ण उद्योग जिनमें सूती वस्त्र, जूट, चीनी तथा वनस्पति उद्योग हैं। जो इनमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। और औद्योगिक क्षेत्र में जो भी क्षेत्र लगे हुए हैं उनकी जो खाद्यान्नों की जिम्मेदारी है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। और इसके अलावा हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार भी होता है। कि जो भी विनिर्माण उद्योग में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनका बाजार गांव में भी होता है। तो हम देख सकते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए भी एग्रीकल्चर का योगदान है। फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि। अगर हम देखें कि जो हमारा चाय, पटसन और ये सूती वस्त्र हैं, अगर हम इनका देखें कि भारतीय निर्यात में जो इनकी आय है, कि टोटल निर्यात हमने जो भी करा और उनसे जो भी हमारी आय प्राप्त हुई, तो ये केवल 3 वस्तुएं, चाय, पटसन और सूती वस्त्र, निर्यात आय में इनका 50% हिस्सा है। और अगर इसमें हम देखें कि अगर इसमें कॉफ़ी, तंबाकू, काजू, वनस्पति तेल और चीनी को भी शामिल कर लें तो कृषि निर्यात का आय में हिस्सा लगभग, अगर इन सब चीज़ों को मिला दें तो 70 से 75% पहुंच जाता है। मतलब जो भी हमारे निर्यात आय का लगभग 75% हिस्सा तो इन 7-8 चीज़ों को मिलाकर ही हो पा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का कितना
योगदान है। और ये हमारा ये भी दिखा रहा है कि जो कृषि वस्तुओं पर जो हमारी अत्यधिक निर्भरता है, वो भी ये दिखा रहा है कि कृषि वस्तुओं पे हमारी कितनी अधिक निर्भरता है। आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन में विस्तार तथा विविधीकरण भी हुआ है, जिससे निर्यात आय में कृषि का हिस्सा कम हुआ है। जैसा कि हम देखें कि 1960-61 में कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 44% के अराउंड था। यह धीरे धीरे गिरता गया और 80-81 में लगभग ये 31% हो गया और 14-15 में यह लगभग 13% ही हो गया। तो देख रहे हैं कि 1960-61 में तो 44% था कि निर्यात में कृषि का हिस्सा, फिर यह धीरे धीरे गिरता गया, 80 में और कम हो गया, 2014-15 में रहकर यह लगभग 13% हो गया। और ये तो हमने निर्यात की बात करी। अगर हम आयातों की बात करें तो भारत के आयातों में जो मुख्यतः हैं उनमें पूंजीगत वस्तुएं औद्योगिक मशीनरों का ही करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो जो खाद्यान्नों की जो हमारी कमी है उसको पूरा करने के लिए वो भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करते हैं। फिर हम देखें कि जैसे भारत में डेयरी उत्पाद, फल हो गए, सब्जी हो गई, वनस्पति तेल, कच्चे माल का भी आयात करने लग गया। तो हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का महत्व है। सातवां हम देखते हैं गरीबी निवारण में भूमिका। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का कृषि में योगदान लगभग 15% है और आधे से अधिक जो हमारा श्रम शक्ति है वो इसी क्षेत्र में लगी हुई है। और इसके अलावा हम देखें कि जो भी एक आम आदमी होता है अभी भी आधे से अधिक अपने भोजन पे ही खर्च करता है, क्योंकि कृषि कम आय वाले व निर्धन व्यक्तियों का जीवन आधार है तथा खाद्य सुरक्षा का मुख्य स्तर है। इसलिए गरीबी निवारण में उसकी भूमिका स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि हाँ भाई कि अगर हम कृषि में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे या कृषि को एज हम व्यवसाय के रूप में देखेंगे तो हम गरीबी में भी इसमें थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अगर हम ब्रिक्स देश की एक मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स में आप देखना ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। तो ब्रिक्स देशों का जो अनुभव है वो ये बताता है कि अगर हम कृषि क्षेत्र में अगर हम निवेश करते हैं तो जो गरीबी निवारण है वो 2 से 3 गुना अधिक रूप से प्रभावी सिद्ध होती है। और एक भारत सरकार की एक रिपोर्ट भी आई थी, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2011-12 में। उसमें कहा गया था कि अगर हमारा जो जीडीपी है अगर 8 से 9% भी बढ़ रहा है तो जब भी हम गरीबी कम नहीं कर सकते जब तक हम कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं करें। तो हम ये निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं अगर हम भारत में गरीबी को कम करना चाहते हैं तो हमें कृषि क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो मुख्यतः ये हमने 7 पॉइंट देखे कि कि भारत में जो एग्रीकल्चर का योगदान है या भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो किस तरीके से है। सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में जो कृषि का भाग है वो कैसा है। फिर रोजगार की दृष्टि से हमने देखा कि कृषि का क्या महत्व है। फिर बढ़ती हुई जनसंख्या में खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए कृषि का क्या महत्व है। फिर हमने देखा कि पूंजी निर्माण में कृषि कैसे सहायक हो सकती है। औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि कैसे सहायक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का क्या योगदान है और गरीबी निवारण के लिए भी कृषि की क्या भूमिका है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका से संबंधित था। आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।